नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी माँ की सच्चाई पता चलते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरे होने वाले पति की। मेरा नाम गौरी है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मेरी माँ भी उस लड़के को पसंद करती थी। एक दिन लड़का अपने पिता को लेकर मेरी माँ से मिलने आया। मेरी माँ को देखते ही उस लड़के के पिता के होश उड़ गए और वो अपने बेटे को लेकर जल्दी से चली गई। जब मेरी माँ ने मुझे पूरी सच्चाई बताई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि लड़का तो मेरी उम्र 17 साल थी। मैं कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर थी। मुझे अपने कॉलेज में पढ़ने वाले अपने सीनियर लड़के रोहन से प्यार हो गया। मैंने अपनी माँ को, जो मेरी एक दोस्त की तरह है, सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी को हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे इस रिश्ते की एक सीमा तय करने के लिए बोल दिया था। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी से पहले मैं अपनी सीमा ना लागू। मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली और शादी से पहले कोई भी सीमा नहीं लागी। आज मेरी मम्मी, जिनका नाम कामिनी है, रोहन के पिता से मिलने वाली है, क्योंकि आज रोहन ने उसको मिला फैला कांटेक्ट पूरा कर लिया है और मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब मेरी माँ के पास इस रिश्ते को मना करने की कोई वजह नहीं है। वे खुद भी जानती हैं कि अगर गौरी ने किसी को जीवन साथी के रूप में सेलेक्ट किया है तो उसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। कामिनी जी अपने ऑफिस में बैठी कुछ सोच रही थी। उन्हें अभी भी याद है, वो और उनके पति बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग के लिए यूके गए हुए थे और उन्हें गौरी के एक्सीडेंट की खबर मिली थी। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उन्होंने जल्दी से इंडिया के लिए टिकट बुक करा ली थी, मगर फ्लाइट अगले दिन की थी। हॉस्पिटल से पता चला कि गौरी को कोई लड़का लेकर आया था और वो वहीं उसके पास था। कामिनी फैशन हाउस किसी पहचान का मोहताज नहीं था, तो डॉक्टर्स ने उन्हें अपना बेस्ट देने का आश्वासन दिया। अगले दिन जब कामिनी जी और राज हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक गौरी को होश आ चुका था और वो लड़का उसका हाथ पकड़े गौरी से बात कर रहा था। कामिनी जी देखते ही समझ गई थी कि दोनों में दोस्ती से बढ़कर कुछ है, और जब कुछ दिन बाद गौरी ने रोहन के बारे में बताया तो उनके कहने पर गौरी ने उनके रिश्ते की सीमा तय की और गौरी ने भी उसे कभी नहीं लांगा। रोहन से कामिनी जी से मुलाकात होती रहती थी और कुछ तो उसमें ऐसा था जो अक्सर कामिनी जी को सोचने पर मजबूर करता कि उन्होंने उसे कहीं देखा है। कामिनी जी की सोच की कड़ी दरवाजे पर हुई दस्तक से टूटी। रोहन एक आदमी के साथ अंदर आया और जैसे ही कामिनी जी ने उस आदमी को देखा, चौंक गई। रोहन अपनी से धुन में बोले जा रहा था, ये मेरे पापा हैं, मम्मा, दोस्त, सब कुछ है। ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान प्रताप साय कामिनी जी को देखते ही हैरान हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एसी में भी उनको माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। वो एकदम से परेशान हो गए और हकलाकर बोले, कामिनी, तुम गौरी की माँ हो? ये शादी नहीं हो सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। वीरेन कभी अपने पापा को तो कभी कामिनी जी को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया है। उसने पूछा, आप एक दूसरे को जानते हैं और मेरी और गौरी की शादी से आपको क्या प्रॉब्लम है? कामिनी जी ने कहा, मैं अभी कुछ भी कहने से या सुनने की हालत में नहीं हूँ, तो मैं अपने पापा को लेकर अभी चले जाओ, बाद में बात करेंगे। रोहन अपने पापा के साथ वापस चला गया, मगर कामिनी जी एक ऐसे भंवर में गुम हो गई जिसे वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रही थी। रोहन ने घर पहुंचते ही फिर से वही सवाल दोहराए। प्रताप जी ने बार बार बात को टालने की कोशिश की, मगर फिर हार कर उन्होंने अपने बेटे को उनके जीवन की सच्चाई बता दी, और वो सच्चाई सुनते ही रोहन के दिल में कामिनी जी के लिए नफरत जाग गई और वो बिना कुछ नहीं बोले बाहर निकल गया। इधर कामिनी जी घर पहुंचते ही गौरी ने सवालों की बौछार लगा दी। रोहन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जो भी हुआ था तो वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या बात थी
जो रोहन के पापा ने उसकी मम्मा को देखते ही रिश्ते से मना कर दिया, जबकि जब वो रोहन के साथ उनके घर गई थी तो रोहन के पिता ने उसे बड़ा प्यार दिया था और जल्दी ही बहू बनाकर लाने की बात कही थी। गौरी कामिनी जी से सवाल पर सवाल कर रही थी। वो गुस्से में बोली, मम्मा आप ऐसे चुप नहीं रह सकती, मुझे वजह जाननी है कि क्यों रोहन के पिता ने शादी के लिए मना किया है और क्या अनर्थ हो जाएगा अगर हमारी शादी हो जाएगी तो। मम्मा आपको बताना ही पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन कामिनी जी मुंह लटकाए बस नीचे देखे जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। राज भी चुपचाप सब देखे जा रहे थे। तभी एक आवाज आई, अरे गौरी ये क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ। इस औरत ने जिसे तुम माँ कहती हो और जिसकी पूजा करती नहीं थकती, ये वो औरत है जिसने फिल्मों में काम करने के लिए मुझे यानी अपने 21 दिन के बच्चे को छोड़ दिया था। रोहन गुस्से में बोल रहा था। गौरी रोहन की बात सुनकर हैरान रह गई और आश्चर्यचकित होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? रोहन कामिनी जी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, यही सच है, एक ऐसा सच जो चाहकर भी नहीं बदल सकता। रोहन के दिल में दबादर सिर्फ महसूस किया जा सकता था। वो फफक पड़ा। रोहन कामिनी जी से पूछने लगा, आखिर क्यों जन्म दिया था उसे जब ऐसे छोड़कर ही जाना था तो? लेकिन कामिनी जी बस नजर झुकाए खड़ी थी। गौरी काफी देर से सब सुन रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसे उसने मन से अपना पति मान लिया है वो उसका भाई है। यही सोचकर उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। गौरी गुस्से में बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। रोहन चुप रहो, तुम बहुत इल्जाम लगा लिया तुमने मेरी माँ पर, अब एक और शब्द नहीं। अरे ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना भी नहीं सोचा कि तुमने हमारा रिश्ता ही बदल दिया? रोहन चिल्लाकर बोला, मगर यही सच है, तुम गौरी सौतेली बहन हो और ये मेरी सो कॉल्ड माँ जिससे मैं नफरत करता हूँ, जिसने मेरे और मेरे पापा की जिंदगी नर्क बना दी। अगर वो ना होते तो शायद मुझे किसी गटर में फेंक दिया होता। कामिनी जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, बस करो प्लीज, बस अब और नहीं सुनना चाहती मैं, प्लीज। गौरी ने अपनी माँ को नफरत से देखते हुए कहा, क्या यह सच है माँ? आप इतनी घटिया निकलेंगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपने बच्चे और पति को छोड़कर चली गई। आप तो बन गई होंगी ना नंबर 1 हीरोइन। क्या मिला ये सबके? और आपकी वजह से मैंने प्यार भी किया तो किससे? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज आपको माँ कहने में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। ये थप्पड़ राज ने गौरी के मारा था। थप्पड़ लगते ही गौरी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे मारने से मम्मा का कुकराम नहीं छिपने वाला। और पापा आप भी तो बराबर के कसूरबार हैं जिन्होंने एक घटिया औरत से शादी रचा ली। गौरी की तरफ राज ने उंगली दिखाकर कहा, चुप, एकदम चुप, बहुत बोल दिया तुम दोनों ने। कामिनी अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लगाए गए सारे इल्जाम सच है, बल्कि वो अपने खोए हुए बेटे को मिलने के लिए कितना तड़पी है केवल मैं जानता हूँ। और रोहन तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम्हें जो बताया गया तुमने उसी पर यकीन कर लिया। मगर गौरी तुम्हें तो अपने अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम कैसे अपनी मम्मा पर शक कर सकती हो? जो भी रोहन ने कहा सच है, लेकिन आधा। पूरा सच ये है कि रोहन कामिनी जी और प्रताप जी का ही औलाद है, तो ये कामिनी का बेटा है। लेकिन तुम हम दोनों में से किसी का भी खून नहीं हो। गौरी जैसे अभी तुमने अपनी माँ को बोला उस भाषा में, हमें तो ये सब भी नहीं पता कि तुम किसका गंदा खून हो। कामिनी जी राज की ओर देखकर बोले, राज जी गौरी मेरी बेटी है, उसके लिए ऐसे शब्द यूज मत करो। रहम करो मुझ पर और मुझे अकेला छोड़ दो। राज जी कामिनी जी का हाथ पकड़ कर बोले, नहीं कम्मो, आज सबको सच पता चलने दो। अब राज जी गौरी की तरफ देखकर बोले, तुम गौरी, आप कामिनी को एक सड़क पर बिना कपड़ों के मिली थी और आपके जानकारी के लिए बता दूं,
कि आप शायद कुछ घंटे पहले दुनिया में आई थी। जॉरेफ एक लावारिस बच्ची का दर्द नहीं देख पाई। वो अपने बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती है? तो तुम दोनों भाई बहन नहीं हो। अगर चाहो तो तुम दोनों शादी भी कर सकती हो। और हाँ गौरी, आपने भी कहा था ना कि मैंने कामनी से शादी की और मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। तो बेटा, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मुझसे भी गलती हुई है और मैंने कामनी से शादी तुम्हें पिता का नाम देने के लिए ही की थी। गौरी पर तो जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। वो रोते हुए बोली, बाबा प्लीज कह दीजिए ये सब झूठ है। मम्मा आप भी कुछ बोलो, आप चुप क्यों हो? मैं आपकी बेटी हूं ना। और आज व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, काश ये सब झूठ होता, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कम्मों की औलाद हो ही नहीं सकती। अब तुम दोनों ही जा सकते हो। रोहन, जो अब तक सख्ते में खड़ा था, बोला, नहीं, मैं पूरा सच जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बोलिए ना कामिनी जी, जब एक लावारिस बच्ची को आपने अपना लिया तो मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्या कसूर था मेरा? राज जी बोले, बेटा तुम्हें बताया ना कि मैंने और कम्मो ने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम नहीं मिली। और अगर मान भी दे कि वे फिल्मों में काम करने के लिए तुम्हें छोड़कर गई थी, तो क्या किसी भी मूवी में भले ही छोटा सा ही सही रोल करते देखा है तुमने इन्हें? रोहन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। रोहन फिर बोला, प्लीज अंकल, बुरा मत मानना, मगर मैं सच्चाई इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। राज ने कामिनी जी के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखकर उन्हें सब कुछ बताने को कहा। कामिनी जी कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर अपनी कहानी बतानी शुरू की। बात शुरू होती है उनके बचपन से। कामिनी जी के पिता प्रताप के घर में माली का काम करते थे। कामिनी जी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। घर में कामिनी, उनके पिता और दादी ही थे। प्रताप बचपन में अपने गांव में ही रहता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। प्रताप उस समय दिल का साफ था और वही छवि थी गांव में सबके मन में उसकी। प्रताप की दादाजी का बहुत दयालु और नेक दिल इंसान थे। उस नीच जात पात से दूर रहने वाले, सभी नौकरों को सम्मान देने वाले प्रताप के पिता का बिजनेस जब शहर में अच्छा चलने लगा तो वो सबको अपने साथ ले जाने लगे, मगर दादाजी ने जाने से मना कर दिया। वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन प्रताप और उसकी माँ शहर चले गए। कामिनी जी ने 10वीं पार कर ली थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी। अभी वह केवल 14 वर्ष की ही थी। दादाजी ने उन्हें भी बहुत समझाया, मगर कामिनी जी के पिता नहीं माने। कामिनी को सब उस समय कम्मो बुलाती थी। उनका कहना था कि उनके यहाँ इस उम्र में लड़की का हाथ पीले हो जाते हैं, वरना फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। और फिर कम्मो थी बिन माँ की बच्ची। पिछले साल ही उसकी दादी भी चल बसी थी और ऐसे में उसे कम्मो की बहुत चिंता सताती थी। रिश्ता अच्छा था, लड़का 12वीं पास था और प्राइवेट नौकरी भी करता था, तो दादाजी ने भी इस ज़्यादा कुछ नहीं कहा। शादी में बस 1 हफ्ता ही रह गया था। कम्मो साधारण रंग रूप की थी, मगर घर के कामों में निपुण थी। अचानक एक दिन प्रताप जी अपने माता पिता के साथ गांव आया था। वो पहली बार गांव की शादी देखने को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन शादी वाले दिन मंडप में लड़के के पिता ने दहेज में 1 लाख नकद जेवर और लड़के के लिए स्कूटर की मांग रखी। एकदम से इतनी सबका इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। कम्बो के पिता ने लड़के वालों से कुछ महीने की मोहलत मांगी और शादी करने को कहा, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। दादाजी दहेज के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर उन्हें अंदर करवा दिया। कम्बो के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने खुद को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन प्रताप ने उन्हें बचा लिया। सब उन्हें समझ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन सब के लिए दादाजी को दोषी ठहराया। उन लोगों से पूछा कि इस बात का क्या भरोसा था कि अगर उन्हें वो सब कुछ मिल जाता जिसकी उन्होंने मांग की थी, तो फिर बाद में मैं कुछ नहीं मांगती और कम्मो को खुश रखती। तो किसी ने पूछा, अब कम्मो से शादी कौन करेगा?
बारात वापस गई थी उसकी। कोई भी अच्छा परिवार उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। क्या वे करेंगे अपने पोते की शादी उससे? तो दादाजी चुप हो गए। फिर उन्होंने कुछ समय मांगा और अपने परिवार को लेकर चले गए। उनके बेटा बहू कभी भी एक गांव की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्रताप भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दादाजी ने उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने की बात कही और पूरी जायदाद कम्मो के नाम करने की धमकी दी। तो सभी मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि जब तक कम्मो बालिग नहीं होती तब तक वो दादाजी के साथ गांव में ही रहेगी। दादाजी भी मान गए। कम्मो से किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती थी और उसकी शादी प्रताप से हो गई। दादाजी ने दोनों को अलग अलग कमरे दिए थे, क्योंकि कम्मो को बालिग होने में अभी 4 साल थी। प्रताप के माता पिता एक हफ्ते बाद वापस दिल्ली आ गए, लेकिन प्रताप कुछ दिन और दादाजी के पास रुकना चाहता था, इसलिए वो वापस नहीं गया। उसकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन सुबह से ही प्रताप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल आया था। शायद उसकी तबीयत खराब थी, तो शाम को दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया। प्रताप को 102 डिग्री बुखार था। डॉक्टर ने ठंडे पानी की पट्टियां रखने को कहा। दादाजी खुद भी बीमार थे, तो कम्मो से कहा कि वो पट्टियां रख देगी। कम्मो लगातार पट्टियां रखे जा रही थी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। प्रताप को लगा कि सब सो गए होंगे, तो एकदम से उठकर बैठ गया और अपने बगल में रखा प्याज उसने फेंक दिया। कम्मो तो हैरान हो गई ये सब देखकर। प्रताप ने कम्मो का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और कहा, बस अब और नहीं रहा जाता। कम्मो ने खुद को छुड़ाया और बोली कि ये गलत है। दादाजी कितने परेशान थे आपके बुखार को लेकर। अब सभी ने कहा है हमें आपसे दूर रहने को, हम नाबालिग हैं। लेकिन प्रताप ने कहा, अच्छा, तो जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी वो तुम्हें छोड़ता और मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। और हाँ, अगर आज तुम मेरी ना हुई तो मैं कल ही शहर वापस चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं लौटूंगा। फिर देती रहना सबको सफाई। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं तो बात और है, फिर तो मैं कभी तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। बताओ, कोई और है क्या तुम्हारे दिल में? कम्मो डर गई और बोली, नहीं जी, ये क्या कह रहे हो आप? ये सब सोचना भी मत मेरे लिए, पाप है। आप पति हो मेरे। लेकिन सभी लोग। इतने में कम्मो को प्रताप ने अपने पास लटा लिया और अपनी इच्छा पूरी करके बोला, कम्मो, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। कम्मो रो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, ये जो भी हुआ है जी, ये सब गलत है। मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? प्रताप बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, शादी की है तुमसे सबके सामने और वादा करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कम्मो प्रताप के सीने से लग गई और उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। अब ये रोज का काम हो गया था। सबके सोते ही कम्मो का प्रताप के कमरे में जाना होता था और उसे पता भी नहीं था कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो प्यार नहीं, प्रताप तो केवल उसका उपयोग कर रहा था। प्रताप ने खास हिदायत दे रखी थी कम्मो को कि वो ध्यान रखे कि उसे प्रताप के कमरे में आता कोई ना देखे। देखते देखते 3 महीने हो गए और कम्मो पेट से थी। उसे कुछ पता भी नहीं था और ना ही कोई उसे समझाने वाला था। इसका पता तब चला जब एक दिन कम्मो के पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप करने टेस्ट के लिए कहा। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। प्रताप इस जिम्मेदारी से भागना चाहता था, लेकिन कम्मो ने बच्चा गिराने से मना कर दिया। प्रताप ने दादाजी से कहा, देखो दादी, पता नहीं कम्मो के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। मैंने कभी उससे संबंध नहीं बनाए हैं और वो पेट से है। मुझे तो लगता है शादी वाले दिन इसके दूल्हे को इसकी असलियत पता चल गई होगी, तभी तो उन्होंने अचानक दहेज की मांग की होगी इससे पीछा छुड़ाने के लिए। कम्मो को पंचायत में पेश किया गया। कम्मो ने बताया कि हर रोज सबके सोने के बाद प्रताप उसे अपने कमरे में बुलाता था, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। उसके चरित्रहीन कहकर गांव से निकाल दिया गया। बेचारी 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होते हुए
दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई, लेकिन उसके पिता ने अपने एक रिश्तेदार से कहलवा कर उसे उसके ननिहाल भिजवा दिया। 9 महीने बाद उसने रोहन को जन्म दिया, जब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन तकरीबन 3 महीने बाद अचानक प्रताप उसे ढूंढते हुए उसके ननिहाल जा पहुंचा, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। बहुत पछतावा था उसे अपने किए पर। पूरे परिवार ने सबके सामने कम्मो और उसके बच्चे को अपनाने का भरोसा दिलाया। तब कम्मो की नानी से उसे साथ जाने को ये कहकर मनाया, भले ही उसे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन इस छोटी सी जान का क्या कसूर, इसे तो पिता का प्यार और नाम चाहिए। तब वो तैयार हो गई और उनके साथ चली गई। जब सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे तो कम्मो ने हैरानी से पूछा, ट्रेन से क्यों जाना है, जबकि उनके पास गाड़ी है? तो सबने कहा, गाड़ी खराब हो गई है। आधे रास्ते पहुंचते ही प्रताप कम्मो से बोला, कुछ जरूरी बात बतानी है, चलो मेरे साथ। सबके सामने बात नहीं कर सकता। जब प्रताप ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा तो कम्मो चुपचाप उसके पीछे चल दी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर आकर प्रताप ने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। उसकी ओर देखते हुए कम्मो बोली, कोई बात नहीं जी, ये है ना हमारा रोहन, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अभी प्रताप के पिताजी वहाँ आए और बोले, ए लड़की, तूने गलत सुना। इसने कहा ये कभी बाप नहीं बन सकता था, मगर पति तू बन सकता है ना। तू अभी से हमारे घर की बहू बनने के सपने देखने लगी, लेकिन हमें तो बस हमारा चिराग, हमारा कुलदीपक चाहिए था। तुमसे और हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही उसे गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और 1 हफ्ते बाद होश आया मुझे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं किसी ओल्ड एज होम में थी। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो पता चला कि मैं आप कभी पैरों पर खड़ी होने लायक नहीं रही थी। व्हील चेयर पर बैठे बैठे मैं बुजुर्गों के छोटी मोटी काम करती थी ताकि मैं उन पर बोझ ना बनूं। फिर एक दिन राज अपनी मम्मी के साथ वहाँ आई। आंटी जी मिलकर मुझे पता चला कि वह एक बुटीक चलाती हैं। ओल्ड एज होम में उनकी माता पिता रहते थे, जिनके उनके भैया भाभी ने घर से निकाल दिया था, और राज की मम्मी ने बहुत कोशिश की थी उन्हें अपने साथ ले जाने की, मगर फिर वही सोच बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते बीच में आ जाती। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आंटी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने थोड़ा बहुत काम उसे देना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो ये सब देखकर हैरान रह गई कि सस्ता कपड़ा भी उसके हाथों में जाते ही ऐसा रूप ले लेता है मानो पता नहीं कितना महंगा हो। आंटी जी ने कमों से एक डील कर ली। उनका एक आउटफिट होम खोलने का सपना था, जो कि अब सच होता दिख रहा था। उसके लिए नए नए डिज़ाइन बनाने थे। प्रॉफिट का 5% और 5,000 मासिक वेतन, जो कि कम्मों के लिए उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। बहुत जल्द उनका छोटा सा आउटफिट होम पूरे शहर फिर आसपास के शहरों में मशहूर हो गया। कम्मो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए था और राज को उसके गांव भेजा गया क्योंकि कम्मो की जान को खतरा था। कम्मो के पिता ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी जिंदा है। कम्मो ने प्राइवेट आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। उसके पिता भी कभी कभी उससे मिलने आ जाते थे। उन्हीं से कम्मो को पता चला कि प्रताप के दादाजी को जब कम्मो की सच्चाई पता चली और ट्रेन से मरने की बात पूरे गांव में फैली तो आत्मग्लानि से पड़े दिल के दौरे ने उनकी जान ले ली। रोहन अपने परिवार और रोहन के साथ शहर में रह रहा था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। कम्मो सिर्फ एक बार मिलना चाहता था अपने रोहन से। अब तक कम्मो की ओर राज का झुकाव हो गया था और राज ने बड़ी मुश्किल से प्रताप का दिल्ली से पता करवाया। पूरा परिवार सब बेचकर विदेश जा चुका था। कम्मो ने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। एक दिन राज जी कम्मो को अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी से
उनके ठीक होने की उम्मीद बताई और राज को अब बस इंतज़ार था कम्मो के ठीक होने का। इससे पहले कि वह अपने दिल की बात कम्मो को बता दे, कम्मो को राज के दिल में पनपते जज्बातों का एहसास हो गया था। कम्मो एक स्वाभिमानी और पतिव्रता थी। एक शाम को घर जाते समय कम्मो ने राज को साफ साफ कह दिया कि उनके मन में हमेशा प्रताप ही है, था और रहेगा, और वे उसकी जगह किसी और को नहीं देंगी, इस जन्म में तो कभी नहीं। अभी तक प्रताप से उसका तलाक नहीं हुआ, भले ही उसकी शादी रजिस्टर नहीं है और शादी के समय नाबालिग होने के कारण उसकी शादी इनलीगल है, मगर वो तन मन से सिर्फ और सिर्फ प्रताप की है और रहेगी। और इसलिए उसने अपनी थेरेपी भी करवाने से मना कर दिया। मानो कम्मो गांव में थी लेकिन बहुत स्वाभिमानी थी और राज जी दिल ज़रूर टूटा जाता, लेकिन वो फिर से कम्मो जी से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है, मगर आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? और तुम्हारी थेरेपी करवा कर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि एक दोस्त का फर्ज अदा कर रहा हूँ। कम्मो जी भी तैयार हो जाती है और वो धीरे धीरे चलने लगती है और आज एक सच्चे दोस्त की तरह हर समय उनके साथ रहता है। कम्मो जी ने राज की माँ के छोटे से बुटीक को एक नई पहचान दिलाई। अब वो पूरी शहर का जाना माना सिन्हा फैशन हाउस बन गया था, जो बाद में कामिनी फैशन हाउस के नाम से मशहूर हुआ। आज सिन्हा फैशन हाउस को शहर से बाहर पहला ऑर्डर मिला था, जिसकी मीटिंग में राज और उनकी माँ को जाना था, लेकिन राज की माँ को अचानक तेज बुखार आ गया और राज मीटिंग कैंसिल करना चाहते थे। तो उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मेरे पास यहाँ ऑफिस और आश्रम का पूरा स्टाफ है और आज कम्मो की मेहनत को नया मुकाम मिलेगा। अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। कम्मो जी और राज मीटिंग में पहुंचे और राज ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कामिनी का नाम भी दिया और राज के मुंह से अपना नाम सुनकर कम्मो जी भावुक हो गई। वो तो भूल ही चुकी थी कि कामिनी उनका ही नाम है और यहीं से शुरू होता है कम्मो से कामिनी बनने का सफर। कामिनी जी की डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आई। ये ऑर्डर उनको मिल गया। दोनों राज की कार से वापस आ रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। एक सुनसान रास्ते पर कुछ कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। वो कुत्ते उनकी कार के आगे आ गए। जैसे ही राज ने ब्रेक लगाया, सब चुप हो गए। एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। कामिनी जी अपने सीने पर हाथ रखकर चिल्लाई। कुत्ते आगे चलने लगे और उन्हें उस बच्चे तक ले जाते हैं। बिना कपड़ों के एक बच्ची, जिसने शायद कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया था, कूड़े के डस्टबिन में। कामिनी रोने लगी। गौरी की आंखें हैरानी से खुली हुई थी, तो वो रोकर बोली, मम्मा क्या वो बच्ची मैं थी? राज बोले, हाँ गौरी तुम थी। तुम हमें 20 साल पहले मिली थी। हम तुम्हें घर ले आए। कामिनी ने तुम्हें अपनी बच्ची कहकर सबसे मिलवाया। तब सब लोग इसके चरित्र पर शक करने लगे। लोग तो तुम्हें नाजायज कहने लगे। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के मेरे स्टाफ मेंबर के कामिनी की बहस हो रही थी। वो अपनी गलती मानने की बजाय तुम्हारी माँ से पूछने लगा, अरे जा बड़ी आई मेरी गलती बताने वाली, पहले ये तो बता तेरे बच्ची का बाप कौन है या फिर कितनों के साथ सोई है कि तुझे खुद ही नहीं पता कि ये तेरे किस कस्टमर का निशानी है। वैसे हमें भी मौका दो, कब फ्री हो। तभी तेरी दादी ने एक चांटा उस आदमी को, नहीं तुम्हारी माँ कामिनी को जड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये रो रही थी। माँ बोली, पूछेगी नहीं ये थप्पड़ क्यों मारा मैंने तुम्हें? क्योंकि ये लोग तेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं और बस तू रो रही है। अगर उस बच्ची को अपनाने की तूने हिम्मत दिखाई है तो उसे दुनिया में सम्मान दिलाना भी तेरा फर्ज है। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तूने गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तुझे आदत बन गई है बेचारी बनने की। रात जाकर बच्ची को किसी अनाथालय छोड़ा। आज इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये कम्मो से
कामिनी कभी नहीं बन सकती। फिर तुम्हारी दादी मेरे स्टाफ से बोली, तुम क्या कर रहे थे? अपनी गलती छुपाने के लिए इस पर इल्जाम लगा रहे थे। तो मैं खुद को मर्द कहते शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालती हूँ। और राज, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। कामिनी रोकर बोली, आंटी प्लीज ऐसा मत करिए, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मैं वादा करती हूँ मैं इस दुनिया में सम्मान के साथ जीना सीख लूंगी। फिर राज से बोली, हाँ जी, मुझे पता है कि मैं स्वार्थी बन रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बच्ची को अपना नाम दोगे? राज, और इसलिए तुम्हारी माँ ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपने जज्बातों के साथ समझौता कर मुझसे शादी की। तू अक्सर रोती थी ना कि तुझे छोटा भाई बहन चाहिए। बेटा, कामिनी और मैं आज भी सिर्फ दोस्त हैं। उस समय तक चारों तक खामोशी रही। रोहन अब कामिनी के गले लगकर बस रोए जा रहा था। माँ बेटी का ये मिलन माहौल को बहुत भावुक बन रहा था और राज ने किसी तरह दोनों को अलग कर पानी पिलाया। मगर रोहन के दिमाग में कितने ही सवालों का तूफान था। आखिर इतना बड़ा झूठ जो प्रताप ने बोला था कि उसकी माँ हीरोइन बनने के चक्कर में उसे छोड़कर मुंबई भाग गई थी, वगैरह वगैरह। इतने में रोहन के फोन पर उसके नौकर का कॉल आया। नौकर ने बताया कि प्रताप जी जब से आए हैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। अब वो खाना देने गया तो प्रताप जी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तब उसने खिड़की से अंदर झांका तो वो बेड पर अचेत पड़े हैं। रोहन भैया, मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी घर आ जाओ। रोहन ये सुनते ही घर के लिए निकल गया, चाहे कुछ भी हो। प्रताप ने उसे सालों से माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। घर पहुंचते ही रोहन प्रताप के रूम की ओर भागा। दरवाजा तोड़कर जैसे ही उनके अंदर गया तो प्रताप जी निर्जीव देह बेड पर पड़ी हुई थी। प्रताप ने ना जाने कितनी ही गोलियां खा ली थी। रोहन की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। एक दिन में संस्कार और अंतिम क्रिया तक रोहन गौरी अपने बारे में सोचने की हालत में ही नहीं थी। उसके बाद कामिनी जी और राज ने दोनों को बिठाया और समझाया, क्योंकि वे दोनों सगी बहन भाई नहीं हैं। अगर वह चाहे तो उनकी शादी हो सकती है। तो दोनों ने सोचने का बोला। अगले सुबह 10 बजे तक गौरी नीचे नहीं आई तो कामिनी जी उसे देखने उसके कमरे में गई, लेकिन वो रूम में नहीं थी। टेबल पर उसका लेटर पड़ा था। लेटर में लिखा था, मुझे पता है मुझे रूम में ना पाकर आप घबरा गई हो मम्मा, लेकिन मेरी जिंदगी की कशमश का बस यही एक हल है। मैंने रोहन से बिना किसी शर्त प्रेम किया है, बेइंतहा प्रेम, इतना कि अब इस दिल में शायद कोई और नहीं बस पाएगा। लेकिन आपने कितने वर्षों से अपनी बेटी का इंतजार किया है। अगर हम शादी कर लेते हैं तुम्हारे बच्चे आपको क्या बोलेंगे? ये कशमश आपके भी सामने होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप सबकी यादें अपने साथ ले आई। थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू गिव मी मम्मी एंड पापा। लेटर पढ़ते ही कामिनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज को जल्दी से लेटर दिखाया। दोनों गौरी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रोहन को भी फोन कर दिया था। गौरी को ढूंढने के लिए वो दोनों रेलवे स्टेशन गई तो देखा गौरी का वही बेंच पर बैठी है। कामिनी राज गौरी के पास आई और उसके एक जोरदार थप्पड़ मारा। कामिनी जी उसका हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर लाई और गाड़ी में बैठाकर घर लेकर गई। रोहन को भी घर आने के लिए बोल दिया। घर आकर कामिनी जी ने गौरी को कहा, जो गलती मैंने इस 20 साल पहले की वही गलती आज तुम कर रही हो। मैंने एक ऐसे इंसान के पीछे अपने जीवन को 20 साल बर्बाद कर दिए जिसने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं है, और जिस इंसान ने मेरा 20 साल तक हर पल हर लम्हा साथ दिया, उसके प्यार को मैं कभी समझ नहीं पाई। आज तू रोहन को छोड़कर जा रही है और सारी जिंदगी उसकी याद में तड़पती रहेगी। जबकि जिंदगी तुझे एक मौका दे रही है उसके साथ रहने का, तो तू उसे ठुकरा रही है। कौन क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों हमारे बच्चे हो, बस इतना ही काफी है। रोहन वहां पहुंच चुका था और सारी बातें सुन चुका था। गौरी के पास आया और बोला, मुझे दूसरा प्रताप मत बनाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। और अब
हम चारों एक साथ रहेंगे। गौरी का सबकी गली लगकर रोने लगे। आज राज बहुत खुश था क्योंकि आज 21 साल बाद कामिनी ने उनके प्यार को समझा। आज कामिनी ने राज को एक पति का दर्जा दे दिया और तन मन से अपने आप को राज को समर्पित कर दिया। बरसों बाद अपने प्यार को पाकर राज बहुत खुश थे। अभी कामिनी जी की उम्र बस 35 साल थी। राज जी ने उनके जीवन में खुशियां भर दी। 6 महीने बाद गौरी और राज की भी शादी धूमधाम से हो गई और वे सब एक खुशहाल परिवार बनकर जीवन जीने लगे। कामिनी जी का फैसला कैसे लगा? उन्होंने राज के प्यार को अपनाकर सही किया या गलत? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।